Guys, go through your last lecture notes. Let me know the last part of the last lecture. क्या हुआ था last में? Anybody? Perhaps I was discussing classification of organic compounds. Did I tell you about aromaticity? थोड़ा बहुत बताना था मुझे actually उसके बारे में. Did I tell about the aromaticity? Oh, चलिए ठीक है. Guys, aromaticity we will discuss later on in detail. थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं. If you write reaction like CH2 double bond CH2, this is an alkene, unsaturated, uh, if this alkene is reacted with H2, what product do we get? Ethane. Catalyst temperature आप डाल दे. Similarly, अगर reaction हम Br2 के साथ करा दे, this is simple addition reaction. Just wanted to show you. Ethene is unsaturated and undergoes addition reaction. ये addition reaction. Addition reaction. Now, we all know benzene. अगर आप structure draw करेंगे उसका, ध्यान से देखना इसको, because इसका detailed discussion तो अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, but to understand aromaticity थोड़ा बहुत आपको idea देता हूँ मैं आपको. इसको आप ध्यान से देखो. This benzene has got 3 double bonds. तो इसका मतलब है कि this is highly unsaturated. Highly unsaturated. तो अगर आप इमेजिन करो इसको, अगर घरेलू एग्जांपल में बोलूं आपको, कि आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन ऐसी कि आपको भूख लगी हुई है, यहाँ पर इसको आप समझ लीजिए एडिशन रिएक्शन जो कर रहा है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड काइंड ऑफ की भूखा है. अब आप इस एल्कीन को कंपेयर करो इस बेंजीन से, सो ये 3 टाइम्स इसकी भूख है. इफ यू सी 3 टाइम्स ही ज्यादा भूखा है. और अगर ये 3 टाइम्स ज्यादा भूखा है तो आइडियली it should be 3 times more reactive for addition reactions. But जैसे ही आप इसमें H2 डालते हैं, यहां पर हम लिखते हैं नो रिएक्शन. ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. इसमें आप Br2 डालते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं नो रिएक्शन. सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि even though highly unsaturated, but does not undergo addition reaction. आप सोचिए कि आप बहुत भूख लगी है फिर भी आप किसी का दिया हुआ खाना नहीं खा रहे हो, इसको कहते हैं एटीट्यूड. तो आप वो घरेलू टर्म में अगर मैं उसका एटीट्यूड बोलूं, यहाँ पर उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम नाम देते हैं एरोमेटिसिटी. दैट मींस एरोमेटिसिटी समथिंग व्हिच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो वही मैं लिखने वाला हूं. बट डज नॉट अंडरगो
एडिशन। और एक्चुअली में ये ओल्ड डेफिनेशन ही था एरोमेटिसिटी का। तो ये जो कैरेक्टर आपको मिला ना यहाँ पर कंपाउंड का, बेंजीन कंपाउंड का यहाँ पर जो कैरेक्टर मिला, दैट कैरेक्टर वी कॉल एज एरोमेटिसिटी। ठीक है। तो हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मतलब रिलेट कर सकते हैं, आप डेली लाइफ से उसको रिलेट करिए। सो ये जब पहली बार सोचिए कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाला, बिकॉज जो नोन फैक्ट से उसके बेसिस पे अगर हम जाते हैं तो ये बेंजीन बिकॉज हाईली अनसैचुरेटेड इट शुड बी मच मोर रिएक्टिव। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन मैथमेटिकल बेसिस पे भी कर देना तो इट शुड बी 3 times मोर रिएक्टिव देन इथीन। बट अनफॉर्चुनेटली डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं देता एडिशन वाले। सो उसी नॉट ओनली दिस बेंजीन, ऐसे बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स थे। सो वी पुट ऑल दोस कंपाउंड्स इनटू वन कैटेगरी एंड दैट वी कॉल एज एरोमेटिसिटी। ये छोटा सा आप इसको स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, व्हेन वी डिस्कवर्ड दैट, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बेसिस पे फिर नया डेफिनेशन आया जिसका डिटेल डिस्कशन हम फ्यूचर में करेंगे। बट आज की डेट पे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट तो आपको ऑर्बिटल्स के बेसिस पे करना होगा, बिकॉज जो बेसिक यूनिट आपने स्टडी किया होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, दैट वाज ऑर्बिटल, ठीक है ना। सो ऑर्बिटल्स के बेसिस पे हम बॉन्डिंग भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसके पास 3 यहाँ पर दिख रहे हैं ना डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब है वन सिग्मा एंड वन पाई, वन सिग्मा एंड वन पाई, वन सिग्मा एंड वन पाई। सो इफ आई ड्रॉ, somebody is saying सर नोट करना है क्या? हाँ, आई विल गिव यू द टाइम, डोंट वरी। आपको सब नोट करना है और सभी का आप इसमें यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जैसे बाकी बैचेस में भी मैं जिन बच्चों की क्लासेस में ले रहा हूँ तो वो एक पीडीएफ के फॉर्म में एंड में वो क्रिएट कर देते हैं और वो शेयर करते हैं ग्रुप में। सो फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट होगी तो यू कैन चेक दैट, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि इफ आई ड्रॉ, बहुत सारा डिस्कशन, आप इस पे बहुत क्वेश्चंस अभी नहीं करें तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि इसकी डिटेल इसमें हम 3-4 लेक्चर्स स्टडी करते हैं एरोमेटिसिटी, और मैं आपको फ्यू मिनट्स में आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट एरोमेटिक पार्ट। सो पेशेंस रखिए, और अगर थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे हो तो ओके करके उसको हमको आगे बढ़ जाना है ना, क्योंकि हमको नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। वी आर नॉट डूइंग एरोमेटिसिटी राइट नाउ। सो ये अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूंगा सो इट विल बी लाइक दिस। इसका पी ऑर्बिटल या, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग दिखाया, वन पाई बॉन्ड। फिर इधर हमने इधर दिखाया साइडवेज ओवरलैपिंग, ये पाई बॉन्ड हो गया। फिर हमने ये दिखाया, और ये अब होता क्या है कि अभी परहैप्स आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए, कि अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड्स इस तरह से ऑल्टरनेट आपको मिलेंगे ना, इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो उसको हम एक कैरेक्टर बोलते हैं रेजोनेंस, एक प्रॉपर्टी बोलते हैं रेजोनेंस, बाय विच दीस पाई इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। सो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और वो इंटरैक्शन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज ऑफ दैट अ लूप इज क्रिएटेड। तो लेट मी शो यू दैट। ये समझ लीजिए कि ये काइंड ऑफ आप ये पूरा इस तरह से ऊपर वाले लूप्स का इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, और नीचे वाला, इसीलिए हम लोग इसको रिंग बना देते हैं बेंजीन के अंदर। इसीलिए हम क्या दिखाते हैं, रिंग दिखाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लूप, लूप ऑफ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूंगा तो देयर विल बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी देखोगे तो टू ईच पाई बॉन्ड मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, each pi bond means 2 pi electrons. How many pi electrons are actually interacting in this loop? 6 pi. मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आया होगा। सो अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं यहाँ पर, तो आप बताओ मेरे को। इफ इट इज क्लियर देन मैं आगे बढ़ता हूँ। लूप का मतलब सर्कल मान लो ना, सर्कल इंटरेक्शन। अब साइक्लिक वे पे तो साइकिल का रेजोनेंस, अगर मान लीजिए कि डबल सिंगल डबल ऐसा होता तो उसको लीनियर इंटरेक्शन बोल देते हैं, तो वहां लूप नहीं होता, आप ऐसा बोलते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ लूप का मतलब एक साइक्लिक वे में जा रहा है।
अच्छा, हाउ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हर एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा शेयरिंग में। तो अगर 1 पाई बॉन्ड हम बोलेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एवरी बॉन्ड वेदर इट इज सिग्नल और वेदर इट इज सिग्मा और पाई, ईच बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन यू से पाई बॉन्ड इट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उसको हम बोलेंगे। ठीक है, 3 pi bonds हैं, but how many electrons are interacting? 6 pi electrons. चलिए, so most of you are saying समझ में आया, very good. So let me explain you again. तो quantum mechanical model says कि whenever a loop of 6 pi electrons, that compound will be called as aromatic. राइट right? ये अब इसका मतलब जितने बेंजीन टाइप की कंपाउंड्स आप देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिनॉल, एनिलीन, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स लिखाए हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप मिल रहा है। सो एवरी टाइम हम उसको बोल देते हैं एरोमेटिक। ठीक है ना। अब अभी हमने बहुत कुछ तो पढ़ा नहीं है, सो वी ओनली रिलेट विद बेंजीन कंपाउंड, बट जनरल मैनर में आप लिख लो कि व्हेनेवर यू फाइंड अ लूप ऑफ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, जनरल मैनर में बोल रहा हूं 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज होल नंबर। आप n का वैल्यू 0 रख दो तो ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी एरोमेटिक का एग्जांपल हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल जिसमें 2 पाई आएगा, फिर n की वैल्यू 1 रख दो तो आपको 6 मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा, यानी मोस्टली हमको ये वाला दिखाई देता है, क्योंकि बेंजीन एंड देर आर मेनी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, इसीलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको अभी तक जितनी नॉलेज है उसमें हमको इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एग्जांपल मालूम है कि बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा n की वैल्यू अगर आप 2 रख दोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप अगर क्रिएट होता है, देन अगेन एरोमेटिसिटी आ जाएगा। सो दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड एरोमेटिसिटी। तो इसको n होल नंबर बेटा, ये ऐसा कुछ कार्बन वगैरह नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू रखकर देख लो नंबर, आपका 0 और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पाई आ जाता है, यानी कि जहां पर भी लूप किसी भी साइकिल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मिल जाएगा उसको भी आप एरोमेटिक बोल दोगे। अभी हम वो एग्जांपल्स स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले एग्जांपल्स हमने देखे। यहाँ पर बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, सो मेनी एग्जांपल्स आते हैं। सो यू ऑल कॉपी दिस एंड देन फर्दर वी विल स्टडी। Somebody saying, sir, does benzene react with any other compound? Yes, it reacts, but it does not do addition. To preserve the loop of 6 pi electrons, it undergoes substitution. यानी कि एक H हटाओगे और एक कोई ग्रुप लगा दोगे, उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो एडिशन नहीं करता। N is whole number. ऑल्टरनेटिंग नॉट ओनली डबल बॉन्ड, p इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है, बट हम लोगों ने इसमें अभी केवल पाई बॉन्ड्स का डिस्कशन किया है, तो इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखे हमने। 4n plus 2 पाई जनरल मैनर में। होल नंबर बेटा n का वैल्यू आप 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, आप 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स डिटरमाइन नहीं करना होता है बेटा। वो एक लिस्ट ऑफ वो है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये लिस्ट है पूरी, उसमें से किसी को भी मैच कर जाएगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक लूप। एन निकालना नहीं होता बट एक हमारे पास समझ लो एक डेटा है कई सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स के लूप का, तो जिसके साथ भी फिट हो जाएगा उसको हम मान लेंगे कि ये एरोमेटिक वाला है। एन निकालना नहीं होता है। इथेन आल्सो हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लूप थोड़ी ना है, साइकिल थोड़ी ना बनाता है। सबसे पहले तो रिंग होनी चाहिए ना, तभी तो लूप क्रिएट होगा, रिंग होनी चाहिए। Yes, old definition के हिसाब से aromatic compounds even though highly unsaturated do not undergo addition reactions. That is old definition. जो करंट में हम पढ़ते हैं वो एक तो ये है जो आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाले निकाला है
कि देयर मस्ट बी अ लूप ऑफ 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, सो बहुत सारे बच्चों ने बोला इट्स क्लियर, वेरी गुड। वो सब 9th-10th वाली एरोमा, फ्रेग्रेंस, वो सब दैट इज ओके, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है बेटा। चल, शुड आई चेंज द स्क्रीन? ओके ओके, इसको भी आप कॉपी कर लो। Yes, 1 pi bond means 2 pi electrons. Have you copied this? Okay. So guys, let me clear you one thing. एक कैटेगरी तो होती है एरोमेटिक, ऑल्दो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेटर ऑन, बट आप ये लिख लो बेटा। वीडियो स्टार्ट मत करो, क्योंकि आप करोगे तो इधर स्क्रीन में प्रॉब्लम होता है, फिर आपका ही डिले होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरोमेटिक हो गया, एक होता है एंटी एरोमेटिक। डू नॉट यूज योर कैमरा। एंटी एरोमेटिक एंड वन वी कॉल एज नॉन एरोमेटिक। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस की किसी ने ऐसी नाम आपके सामने डाल दिया, एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ द नेम्स, है ना। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, जैसे मैंने अभी आपको एरोमेटिसिटी रिलेट करा दिया, रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करा दिया, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है, बट आई टोल्ड यू, यू नो, इंपॉर्टेंट वाली चीजें आपके सामने रख दी। सो नाउ यू आर अवेयर। किसी ने एरोमेटिक डाल दिया आपके सामने, एटलीस्ट you will be able to answer like कि it does not undergo addition reaction, highly stable, loop of 4n plus 2, something like that, ऐसा कुछ आप बता पाओगे तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ कि यू आर टैलेंटेड। अब एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग ने लिख लिया है ना, तो एक चीज तो ये है कि ये और ये जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर एरोमेटिसिटी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक बोल रहे तो इट मेक्स सिस्टम अनस्टेबल। सिस्टम का मतलब उसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अनस्टेबल। यानी कि हो सकता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इट इज डिफिकल्ट, यानी सिस्टम इतना अनस्टेबल है कि उस फॉर्म में रह ही नहीं पा रहा है, वो किसी न किसी दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। सो इट प्रोवाइड्स यू नो अनस्टेबिलिटी। आप इसको अभी के टर्म्स में ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। अब इसमें नॉन एरोमेटिक वाले में आप बोलेंगे कि नीदर एरोमेटिक, जो बच गए वो सब नॉन एरोमेटिक, नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी, बस खत्म कहानी। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से जाएंगे तो इसमें कितने का लूप होता है? 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है, राइट। यानी कि रिंग होना जरूरी, तभी आप लूप लेकर आओगे। रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। जिसको नहीं आता रेजोनेंस, कोई बात नहीं, मैंने तो हल्का सा आपको केवल आइडिया दिया था।
रिंग होता है उसमें रेजोनेंस होता है, और लूप बनने के लिए वो पूरा वो प्लेनैरिटी में जाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उसमें आती हैं, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी आपको। केवल आप अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप अगर आप याद रख पाते तो वेरी गुड। अनस्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रहता है। कितने का लूप रहता है? 4n पाई। यानी कि अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो आता है ये वाला। इसमें देखोगे तो इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज एक्चुअली एंटी एरोमेटिक। इसको साइक्लोब्यूटाडाइन बोलते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन ये कंपाउंड का नाम। एंटी एरोमेटिक पे कोई भी डालो, सो कुछ भी मतलब जैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया कुछ एग्जांपल लाइक दिस, ऐसा लिख दिया, तो ये इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये ना तो 2 पाई का लूप बन रहा है, क्योंकि तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड है ना, सो वो कोई लूप में तो नहीं जाएगा। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आप इसको कॉपी कर लो, ये ऐसी फ्यूचर में इसको डिटेल डिस्कशन करना है। यस, ऑफ कोर्स एनर्जी का अगर आप ऑर्डर लिखोगे, सो जो एंटी एरोमेटिक होगा वो उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ये प्लेनैरिटी वगैरह आपको पढ़ा है। प्लेनैरिटी में जो प्लेन में, जैसे आप बेंजीन बोलते हो तो रिंग है, तो वो प्लेन रिंग होती है। I did not explain you anti-aromaticity. I just related that anti-aromatic compound with aromaticity. So when you say aromaticity provides stability, anti-aromaticity will provide what? Instability. System will become unstable. बस उससे relate करके उसको लिख दिया। 4n पाई का जो इलेक्ट्रॉन्स का लूप वाला है वो तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे लिखा है। एरोमेटिक भी रिंग होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले भी रिंग वाले रहते हैं। जहां लिखा है लूप, तो ये जो भी लूप बोलोगे तो लूप लूप तभी बनेगा जब वो साइक्लिक इंटरेक्शन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। कहां पर साइक्लो के बाद क्या लिखा है? somebody is asking साइक्लो के बाद क्या लिखा है? where is साइक्लो? तो एंटी एरोमेटिक के ना मेरे को दिख नहीं रहा है। तो एंटी एरोमेटिक के उधर एंटी एरोमेटिक, एंटी इट मेक्स system unstable 4n cyclobutadiene, the name of the compound is cyclobutadiene. Yes, if you have any doubts, you can ask. Use your mic. सर वो रेजोनेंस नीचे क्या लिखा हुआ है एरोमेटिक में? Planarity. System मतलब compound. Should I remove the screen now? सर आई हैव अ डाउट। Yes, सर ask. सर पिछले क्लास में आपने लिखाया था कि मतलब एक डबल बॉन्ड में एक पाई सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो सर इसमें Yes. हम बस पाई बॉन्ड को क्यों देख रहे हैं? मतलब इन अ डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड शुड आल्सो कम इनटू द पिक्चर ना? नहीं, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अभी जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो दे विल टेल यू कि पाई इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, तो लूप उसी का कंसीडर करते हैं। ऐसा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का आपस में दो बॉन्ड्स का आपस में कोई इंटरैक्शन है। पाई इलेक्ट्रॉन साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, इसलिए उनका इंटरैक्शन हो रहा है। सर जो आपका मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन से प्रॉपर्टीज बनती है?
हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेशल इंटरेक्शन हुआ जिसको आपने रेजोनेंस दिया नाम, और रेजोनेंस अगर साइक्लिक वे में हो गया और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप क्रिएट हो गया, देन वी गेट अ स्पेशल कंपाउंड विच वी कॉल एज एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का डेफिनेशन है। ओके सर, थैंक यू सर। सर एनीबॉडी एल्स? सर प्लीज अगर एक आस्क। लार्ज कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग अटैच हो गई तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा? देन द कंपाउंड विल एरोमेटिक। हाँ, ओके वो कोई नहीं होगा, उसकी अलग क्राइटेरियाज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूल से यस। जैसे आप फिनॉल ले लो, आप ये फिनॉल के अलावा बहुत सारे पायरिडी, ये क्या बोलते हैं, एनिलीन हो गया, जिनमें टॉलुइन हो गया, जिसमें भी आपका बेंजीन एंड प्लस सम अदर ग्रुप अटैच, उसको आप बोल दोगे एरोमेटिक। somebody saying chemical bonding में बोला है cyclic structures are unstable। ऐसा नहीं, वो आइसोमर्स रहते हैं बेटा। जब कंपैरिजन जैसे तुमको किया जाता है, सारे ऐसे साइक्लिक अनस्टेबल नहीं होते हैं। जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, देन आई विल टेल यू कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना, जिसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, तो उसमें किसी भी टाइप का स्ट्रेन नहीं होता है, तो वो स्ट्रेन फ्री रिंग हो जाती है, तो वो काइंड ऑफ एल्केन जैसा होता है ना, उतनी स्टेबिलिटी होल्ड करता है। तो ये रफ मैनर में बताया जाता है इस तरह से कि साइक्लिक आएगा तो स्ट्रेन लाएगा, बट इतना आसानी से वो सब में नहीं रहता। चलिए, सबको क्लियर है? शुड आई रिमूव दिस? Somebody saying, can you write the increasing level of energy? Yes. Stability order is aromatic greater than non-aromatic greater than anti-aromatic, ऐसा लिख लो। और एनर्जी ऑर्डर विल बी ऑपोजिट। प्लेनैरिटी मीन्स प्लेनर। प्लेनैरिटी नहीं So, जानते बेटा, प्लेन तो तेरा मैथमेटिक्स में। हाँ बोलो। so only 2 to Speak up। 4 membered rings are unstable, na? 2 to 4 मेंबर रिंग मतलब 2 मेंबर रिंग कौन सी होती है? So means one of the student अभी बोला ना उसने कि means ring structures are unstable. So chemical bonding में सर ने हाँ, बोला था means लेकिन 3 membered rings are हाँ, 3 मेंबर्ड रिंग होती, 2 मेंबर्ड रिंग कोई नहीं होती। 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। 4 मेंबर्ड रिंग पे अगर जाते हैं तो वो उससे कम अनस्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर 5 मेंबर्ड रिंग थोड़ा और स्टेबल हो जाता है, और फिर 6 मेंबर्ड रिंग आपके लिए सबसे ज्यादा है। तो ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। और एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से तो नहीं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का आप बोल सकते, इसको उल्टा लिख दो तो, नहीं तो आप क्या है, गलत कर बैठोगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिंपल रिंग है, ये एक स्पेशल रिंग है जिसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। इसका कंपैरिजन सिंगल रिंग, सिंपल रिंग से नहीं होता है। चलिए, शुड आई रिमूव दिस? नहीं तो आप कुछ ज्यादा ही पूछने लगोगे, हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। चलिए, ये सब आएगा, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कहीं पर किसी जगह लिख गया कि राइट दी IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, तो अब तुम पता चले कि तुम्हें नाम लिखना था और तुम एरोमेटिक वाला वर्ड देख लिया तुमने, तो उसमें कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए हर चीज मैं बता रहा हूँ जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पज से, लेकिन इतना आप एटलीस्ट अपने पास नॉलेज आ जाए कि कोई आपसे पूछ ले अचानक से एरोमेटिसिटी, तो यू विल बी एबल टू आंसर समथिंग। चलिए, नाउ यू राइट, हेडिंग डालिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, समवेयर आपने क्लासिफिकेशन में बेंजीनॉइड कंपाउंड भी लिखा होगा, देखो जाकर नोट्स में। यू हैव रिटन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स लिखा है ना आपने, तो उसमें आप लिख देना बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में कि दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन रिंग, दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन रिंग, उनको बेंजीनॉइड बोलते हैं। ठीक है, वो भी आप लिख लेना। बाकी आपको कोई डाउट आता है तो आप फिर पूछते रहना। बैक टू दिस।
different types of carbon atoms in the organic compound. Be focused. ये सब बहुत इजी है, लेकिन क्या है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। नॉन बेंजीनोइड जो बच गए वो नॉन बेंजीनोइड हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स में क्लासिफाई करते हैं, तो एक हम नाम देते हैं इसमें प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, we also write this as 1 degree carbon. Then we have secondary carbon atom. Secondary carbon atom, इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ये डिग्री सेल्सियस मत लिख देना, 2 डिग्री कार्बन है, नहीं तो 2 महीने बाद लोग बोलेंगे सर आपने डिग्री सेल्सियस क्या लिखाया था। और फिर इसमें लिखिएगा टर्शरी। टर्शरी कार्बन, we also say this as 3 degree carbon. And then quaternary carbon, 4 degree carbon. Now definition क्या है इसका? Definition देख लो। देखिए 1 डिग्री कार्बन का मीनिंग क्या है, आप क्या करो, इसको कॉपी कर लो और एक छोटा सा नोट लिखो यहाँ पर, हर किसी के लिए नोट और एक एग्जाम्पल, नोट एंड 1 एग्जाम्पल। I will give you note and example for all these. So quickly you write, those are aware of, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस रखिए। एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो कि कुछ बच्चों ने पहले से थोड़ा पढ़ा होगा, उनके लेवल की भी चीजें आएंगी, बट मैं आपको बेसिक से लगाकर सब कुछ दूंगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि इसमें ही आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होने लगे, तो इट्स बेटर यू राइट, कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग। शुड आई गिव यू फर्स्ट नोट? यस सर। लिखिएगा, प्राइमरी कार्बन में द कार्बन एटम कनेक्टेड टू 1 मोर कार्बन, एक ही कार्बन से कनेक्शन होना चाहिए, दैट कार्बन वी कॉल एज प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। देखो CH3 CH3, इफ यू सी इथेन, दिस कार्बन, इसको अगर मेरे को चेक करना है कि किस डिग्री का कार्बन है, तो आप देखोगे दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन एटम। सो डेफिनेशन क्या बोलता है, 1 डिग्री कार्बन इज कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 1 मोर कार्बन एटम, कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 1 मोर कार्बन एटम, ओनली 1 मोर का। हाँ, ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो बेसिकली इथेन हैज गॉट 2 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, अब आते हैं इस दूसरे वाले में, लिखिएगा नोट। कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 2 मोर कार्बन एटम्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस है, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसे डिफाइन कर दिया गया कार्बन को, कोई उसमें लॉजिक वैसा तो है नहीं। 2 डिग्री कार्बन के लिए क्या बोला, कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 2 मोर कार्बन एटम्स। अब आप देखो इसमें, लेट मी राइट द एग्जांपल, दिस वी कॉल एज प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन, सब लोग जानते हैं। अब आप देखो इस फर्स्ट कार्बन को, तो ये तो सिंपली 1 डिग्री है, कॉर्नर वाला कार्बन तो 1 डिग्री रहने वाला है, 1 डिग्री है। अब ये बीच वाले कार्बन को देखो, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 2 मोर कार्बन एटम्स, एक ये लेफ्ट में बॉन्ड जा रहा है, एक राइट में बॉन्ड जा रहा है, दैट मींस दिस इज 2 डिग्री कार्बन। सो ये प्रोपेन के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो योर आंसर विल बी 2। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन, योर आंसर विल बी 1। डबल ट्रिपल से मतलब नहीं है, केवल आजू बाजू में कितने कार्बन है उतना देखना होता है बस। चलिए ये भी हो गया, इसके लिए नोट लिखिएगा। अब तो नोट अपने आप भी लिख लोगे। अ कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, अ कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स।
CH3 CH CH3 CH3। इसको अगर आप देखोगे, इस कंपाउंड का जो नाम है वो है आइसो ब्यूटेन, या आप इसको बोल सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये सिंपल सा आपका कंपाउंड है। अब इसमें अगर आप देखोगे जो बीच वाला कार्बन है ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन दिस साइड, 1 कार्बन दिस साइड, 1 कार्बन दिस साइड, एंड जितने कॉर्नर वाले हैं वो सब के सब 1 डिग्री कार्बन है। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, योर आंसर विल बी 3। हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन, योर आंसर विल बी 0। How many 3 degree carbon? Your answer will be 1. क्वाटर्नरी कार्बन भी तुम आराम से लिख सकते हो अभी, कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन। कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इसका बेस्ट एग्जांपल इफ आई शो यू, इसको कहते हैं नियोपेंटेन, नाम है कंपाउंड का नियोपेंटेन। ठीक है, अब इसमें अगर आप बीच वाले कार्बन को देखोगे तो ये 4 डिग्री है, बाकी सारे कॉर्नर वाले हैं तो ये सब 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री हो जाएंगे। सो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, योर आंसर इज 4। 2 डिग्री कार्बन, योर आंसर विल बी 0। 3 डिग्री कार्बन, योर आंसर विल बी 0। 4 डिग्री कार्बन, योर आंसर विल बी 1। ये भी आप कॉपी कर लो। सर यस, सर हम लोग क्या मतलब एक कार्बन से जितने जुड़े हैं सबको कलेक्टिव में लेंगे या फिर मतलब जैसे सी पर ऊपर में 3 है तो फिर वैसे करके पार्टीशन करना वो सब करना अलाउड नहीं होता ना? नहीं पार्टीशन नहीं, जो दिख रहा है वही काउंटिंग करनी है। कार्बन मैं कोई सेपरेट करके नहीं कर रहा हूँ, कितने भी आपको दिख रहे हैं इधर उधर, इसके आगे और भी कार्बन हो सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन द कार्बन हुज डिग्री आर फाइंडिंग, उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे देख लो, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। हाँ, तो उसमें कितने कार्बन है वो आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा तो मेन बॉन्ड्स तो 4 ही हो सकते हैं। कनेक्टेड है वो उनको काउंटिंग में लेना है। ओके सर यस, सर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है जैसे COH या CHO तो उसका भी कार्बन काउंट करते हैं? उसका कार्बन नहीं, उसका कार्बन काउंट करते हैं। तो हमें इससे मतलब थोड़ी ना है कि ये CHO है क्या, ये कार्बन में एटम देखना होता है ना। कोई ग्रुप किसी के साथ जुड़ा होता है तो उसका कोई एटम जुड़ा होगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन हो जाता कार्बन के बदले तो वो काउंटिंग नहीं होती। उसमें डेफिनेशन क्लियर है कि दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स। गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं Yes, sir. एग्जांपल दूंगा और बहुत सारे। चलिए इसी में भी हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। Not single bond, it can be double triple, it does not matter whether bond is double bond or triple bond or single bond. How many carbon atoms connected, that will define the degree. Guys, different types of hydrogen atoms लिखना, उसमें लिखने का 1 degree hydrogen, that means primary hydrogen. 2 degree hydrogen, secondary. Can you guess the definition? Anybody? Use your mic, answer. Just participate. Same. The hydrogen Hydrogen atom connected to one more. like the Very ones good. carbon. Guys, believe me, बहुत जब क्लासरूम में ये सब डिस्कशन होता है ना तो इमोशनल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो क्या ट्रेंड होता है 9th में उसी स्टाइल से कि एक आप मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करा दो और फिर मैं उस टाइप की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये स्टाइल होता है बोर्ड एग्जाम का। तो एग्जैक्टली उसी सेंस में जाकर बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू वन हाइड्रोजन एटम।
secondary hydrogen atom which is connected to 2 hydrogen atoms. कई बार थोड़ा और अच्छे होते हैं, वो कहते हैं हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3, फिर भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। सो एक से ज्यादा वैलेंसी तो हो नहीं सकती हाइड्रोजन की, तो वो डेफिनेशन गड़बड़ हो जाएगी। अब मेन चीज याद रखना है, कार्बन इज द बॉस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन इज द बॉस। तो अगर किसी की भी आपको डिग्री या उसका आइडेंटिटी बतानी है, तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कार्बन ओनली, राइट। सो अगर आपको कोई हाइड्रोजन पता कर रहा है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, देन उसको ये चेक करना पड़ेगा कि वो किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। सो तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी वो नहीं बता रहा है, तुम इंडिया में रह रहे हो इसलिए तुम इंडियन हो, ऐसा वो बोल रहा है। सो इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, इट विल बी 1 डिग्री हाइड्रोजन। इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन, if hydrogen is connected to 1 degree carbon, that will be 1 degree hydrogen. If hydrogen is connected to 2 degree carbon, it will be 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री वाले के लिए बोलेंगे तो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होगा। क्वाटरनरी हाइड्रोजन हियर इज नॉट पॉसिबल because carbon which is quaternary already connected to 4 carbon atoms, no scope of attaching hydrogen. So इसलिए quaternary hydrogen possible, मतलब वो not applicable वाला केस हो जाएगा। इसको आप लिख लो, डेफिनेशन भी आपको आई थिंक क्लियर है। अगर किसी को कंफ्यूजन है देन आस्क। I will give you 2-3 examples, don't worry. एग्जाम्पल तो सामने यहाँ लिखे हुए इतने सारे, इन्हीं में तुम डाल सकते हो। 6 हाइड्रोजन, ये सारे के सारे 1 डिग्री हैं। इधर देखोगे तो 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 डिग्री वाले। ये यहीं से काउंटिंग भी करके काम चल जाएगा। All of you write the definition properly. 1 degree hydrogen is what? Hydrogen atom connected to 1 degree carbon. 2 degree hydrogen means hydrogen connected to 2 degree carbon. 3 degree hydrogen means hydrogen connected to 3 degree hydrogen carbon. And quaternary hydrogen not possible because quaternary carbon cannot have hydrogen. It is already connected to 4 carbon atoms. But then it will be 1 degree carbon, right? What did you say, beta? So if carbon is connected to 4 hydrogen atoms, then it will be 1 degree carbon. नहीं नहीं, 1 डिग्री कार्बन, तुम फिर कंफ्यूज हो गए। 1 डिग्री कार्बन का डेफिनेशन ये है, कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 1 मोर कार्बन। What is that? इन योर केस व्हेन यू से, हाँ तुमने क्वेश्चन गलत पूछा, कंपाउंड सही पिक किया। तुमको ये पूछना चाहिए था कि इन दैट केस व्हाट विल बी डिग्री ऑफ दिस कार्बन विच इज कनेक्टेड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज द राइट क्वेश्चन। Sir, यस, so could you explain again why quaternary is not possible? अरे यार देखो एक चीज सिंपल है, तुमको बोला जाएगा कि भाई तुम्हारे पास अगर 2 ही हाथ हैं और दोनों हाथों में तुमने बुक्स उठा ली, तो बताओ पेंसिल किस में उठाओगे? एक ही चीज उठाया जा सकता है हाथ से, जबरदस्ती पेंसिल कहीं पर क्या तीसरा हाथ थोड़ी ना लाओगे। कॉमन सेंस की बात है कि कार्बन अगर क्वाटरनरी है तो ऑलरेडी 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। वेयर विल यू फिट हाइड्रोजन? बताइए कहां से इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट करोगे? तो हाइड्रोजन कनेक्शन का उसके पास स्कोप ही नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं कर सकते इस 4 डिग्री से, तो 4 डिग्री का कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? Okay, sir, got it. Thank you. मीथेन का क्या बताना है बेटा? सर इसका कार्बन 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री बोल सकते हैं या फिर इसको मीथेन ही बोल सकते हैं कि मीथेन वाला कार्बन, मिथाइल बोलते हैं कई बार। 0 डिग्री बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। एंड मेरी एडवाइस है कि ज्यादातर बच्चे अगर
लैपटॉप यूज करेंगे तो बेटर होगा, नहीं तो क्योंकि मैं लैपटॉप में लिख रहा हूँ ये, तो मुझे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा दिख रहा है और इसमें सब कुछ डार्क दिख रहा है। तो अगर कभी ऐसा इशू आपके साथ हो रहा है तो प्रोबेबली वो आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारा केमिस्ट्री में लिखना होता है ना, इसलिए वो मेरे लिए मोबाइल के लिए वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। somebody saying सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आ रहा है ना उसका, तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो बाद में जब आपके पास स्क्रीनशॉट्स आएंगे तो वो सब सही सही दिखेगा, उसमें से आप देख लेना। Should I remove this screen? यस सर। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। Guys, get the answer. All 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon, 4 degree carbon, and then 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen, 3 degree hydrogen. Somebody is asking, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या? अगर तुम यही क्वेश्चन मुझसे लास्ट ईयर पूछते तो मैं बोलता कि फ्रीक्वेंटली उतना नहीं आते हैं, बट इसी साल आए हैं। अगर आप पेपर उठाकर देख लोगे ना एडवांस्ड एग्जाम का, तो यू विल फाइंड क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस आईयूपीएससी वाला जो नॉमेनक्लेचर चैप्टर है। सो यस, दे आस्क क्वेश्चन। अगर लेवल वो थोड़ा सा टफ कर देंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बट दे विल लिंक। लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। Guys, quickly write your answer. सारे आंसर एक साथ लिखिए, अलग अलग आप लिखोगे तो नहीं चलेगा। सारे आंसर एक साथ लिखिए। वेरी गुड। सारे आंसर्स एक साथ लिखे ना, सेपरेट करके लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर वो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं। तो आप अपना आंसर जो भी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन एक साथ लिखिए उसको। एंड अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं ना, सो यू हैव अनदर ऑप्शन, मैं उसमें भी चेक करूंगा। आप ग्रुप में पिक्चर भेज दीजिए जो आपने अभी नोटबुक में लिखा हो, और डायरेक्ट आंसर उसमें आप पिक्चर क्लिक करिए एंड शेयर जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ग्रुप है। तो आपके सीनियर्स के साथ सारा डिस्कशन मेरा इसी तरह से होता है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। वो जब गॉट द आंसर, वो इसके लिए भी ट्राई कर ले।
वेरी गुड। चलिए सबने अटेम्प्ट कर लिया, शुड आई डिस्कस? यस गाइस बहुत आसान है, आप हर एक कार्बन को देख करके इमीडिएट उसके नीचे ही लिख दो कि वो क्या है, फिर काउंट कर लो टोटलिटी के लिए। जितने भी कॉर्नर के कार्बन है वो तो स्ट्रेट आप 1 डिग्री ऐसे ही दिखा सकते हो, जितने भी कॉर्नर के। सो 1 2 3 4 5 ये आपके 5 कार्बन एटम्स हो गए, एंड ऑल हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू 1 डिग्री विल बी कंसिडर्ड एज 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। और इसमें सिंस ये हाइड्रोकार्बन है और कोई डबल ट्रिपल नहीं, तो स्ट्रेट आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप काउंट कर लो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। 2 डिग्री के लिए आप इसमें देखो, जैसे ये वाले कार्बन को आप देखो, इसके लिए स्ट्रेट में 4 डिग्री लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 चारों तरफ आपको कार्बन ही दिख रहा है। इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इसको देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 बॉन्ड्स आपके कार्बन वाले आजू बाजू में। ये मैंने जानबूझ के ओपन कर दिया इसमें HH, लेकिन ये इससे इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वार्टरनरी हो गया, ये रहेगा 2 डिग्री, है ना, जब तक कि कार्बन आपका नहीं आता है। ये भी 2 डिग्री हो गया, तो आप 2 डिग्री वाला देखोगे तो 1 2 3, मेरे ख्याल से 3 2 डिग्री वाले है ना। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप बता देना मेरे को। और हाइड्रोजन एटम्स आप काउंट कर लोगे तो 6 आ जाएंगे। 3 डिग्री वाले देखोगे तो 1 है और 3 डिग्री कहीं नहीं है ना, तो इसको 1 लिख दो, और इसके एक ही हाइड्रोजन भी होगा इसका। और 4 डिग्री कार्बन यहाँ पर आपके पास एक है, तो बस एक ही होगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही। यस सर, जो CH2 है थर्ड कार्बन, वो 3 डिग्री होगा ना, बिकॉज राइट में भी एक लेफ्ट में भी कार्बन है। ये वाले कार्बन की बात करें बेटा, हाँ इसके लेफ्ट में एक कार्बन है और राइट में एक कार्बन है, दो ही तो है। ओके सर, 2 डिग्री। Hello, sir. यस Sir, I didn't get that hydrogen wala part. Why you multiplied by 3? वो तो मैथमेटिक्स है, आप काउंट कर लो, 3 3 3 3 3, Okay, sir. Okay. समझे ना। उसमें केवल मैंने ये बता दिया कि सिंस दिस होल कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, राइट, इसमें कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंपली बिकॉज कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, सो एवरी टाइम यू मल्टीप्लाई 3 यू विल गेट ऑल 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये सिंपल आप काउंट कर लो ना, अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज। Okay, I got it. अब इसमें भी आप आंसर देखो मेरे पर, आप सबने आंसर निकाल लिया होगा इसमें, ये भी आसान है, तो मैं क्विकली इसका भी लिख देता हूँ। ये देखो आप मैच करा लो, इसमें आप मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया ना। व्हेनेवर यू फाइंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एनी अदर ग्रुप कनेक्टेड, इन दैट केस वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। सर यस सर, ये इस वाले में 2 डिग्री कार्बन कैसे दिया? बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो यस सर, इस वाले में 2 डिग्री कार्बन कैन यू एक्सप्लेन वन सेकंड? कोई बताएगा बेटा ये पूछ क्या रहा है, इसकी आवाज या तो घर पे बहुत धीमे बोल हेलो रहा है। यस सर, वो कह रहा है कि 2 डिग्री कार्बन वाला पार्ट वापस बता दो ना किस पहले वाले कंपाउंड पे कि सेकंड वाले कंपाउंड पे? सर। फर्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड 2 डिग्री, यहाँ पर ये कार्बन है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ दूसरे पेन से, देखो ये 2 डिग्री कार्बन है, बिकॉज कार्बन यू हैव टू फाइंड कनेक्टेड टू 2 मोर कार्बन। तो ये कार्बन लेफ्ट में एक कार्बन से कनेक्टेड है, राइट में एक कार्बन से कनेक्टेड, सो इट इज 2 डिग्री। सेम मैनर में ये वाले कार्बन को भी देखो, इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है इधर, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन को देखो, इधर एक कार्बन से कनेक्टेड, इधर एक कार्बन से कनेक्टेड, ये भी 2 डिग्री हो गया। This way you can say there are 3 2 degree carbon atoms. सर मतलब वो जो कार्बन के ऊपर और नीचे HH का वो एटम है वो कंफ्यूज करने के लिए था। वो तो मेरा काम ही कंफ्यूज करना बेटा, पैसे लेता हूँ इसके, तो एग्जाम वाले भी कंफ्यूज करते हैं।
सर सेकंड क्वेश्चन में आप एक बार 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने उसका काउंट बता सकते हैं? हाइड्रोजन हाँ अरे सर 1 डिग्री वाले की देखिएगा तो 3 3 6 से 15 3 9 3, ये तो बहुत आसान है, तो हो गया। 2 डिग्री वाला केवल आपको मिस्टेक हो सकती है, 2 डिग्री में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि 2 डिग्री वाले में इस बार डबल बॉन्ड वाला केस हो गया, इसलिए हाइड्रोजन एटम्स कम पड़ गए। तो आपका यहाँ पर 1 और 1 यानी 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन एटम्स केवल 2 होंगे। रिमूव दिस स्क्रीन, सबको क्लियर है? सर एक बार डबल बॉन्ड वाला समझा दो ना, क्या करना होता है? क्या बेटा? डबल बॉन्ड के टाइम पे क्या करना होता है? कुछ नहीं करना है, आपको डेफिनेशन यूज करनी है। मैंने देखा कि कार्बन मेरा इधर एक कार्बन से कनेक्टेड है, इधर एक कार्बन से कनेक्टेड, मुझे इससे मतलब थोड़ी ना डबल बॉन्ड से कनेक्टेड या ट्रिपल बॉन्ड से आया, केवल मेरे को इधर एक कार्बन दिखा, इधर एक कार्बन दिखा, सो फॉर मी इट इज 2 डिग्री। तो जो थर्ड और फोर्थ वाले कार्बन होंगे दोनों 2 डिग्री होंगे, राइट? ये हाँ, ये दोनों 2 डिग्री होंगे, ये वाला और ये वाला। थैंक यू सर। सर यस 2 डिग्री एच एंड 3 डिग्री एच का बता सकते हो प्लॉट करके? क्या बता दूं मैं? सर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं सर? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एच। मतलब ड्रॉ करके क्या बता दूं बेटा, इसको तो खाली देखना है आपको कि ये इस पहले वाले में ये 2 डिग्री कार्बन था, तो इसका 2 हाइड्रोजन यहाँ से काउंट कर लो, ये भी 2 डिग्री था तो इसके भी हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लो, ये 2 डिग्री कार्बन था इसके भी हाइड्रोजन काउंट कर लो। इस तरह से 6 हाइड्रोजन एटम्स इसमें आ गए, 6 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन। ओके सर। मतलब इट्स लाइक किसी ने बोला कि इंडियन कितने हैं, तो डेफिनेशन दी गई, जो इंडिया में रह रहा है वो इंडियंस, तो हम बस इंडिया में आए और इंडियंस को काउंट कर लिया जितने लोग रहते हैं। इतना कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है इसमें। ओके सर। चलिए, आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें थोड़ा लेवल अप आप कर सकते हैं, फ्यूचर में उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि बताओ ये वाली हैलाइड जो है, ये हैलाइड कंपाउंड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? कैन यू गेस? 1 डिग्री। बस खत्म, बिल्कुल परफेक्ट। यानी तुम्हें केवल अपना दिमाग इस पे लगाना है कि हेलोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है। अब किसी ने पूछा बताओ, अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब अब तक जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। ये एल्कोहल बताओ 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 डिग्री होगा ना? 1 डिग्री 1 डिग्री है। अरे नहीं बेटा, ये तो 2 डिग्री हो गया ना। OH देखो किसके साथ कनेक्टेड है, इस कार्बन से। ये कार्बन कौन है? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सीधे सीधे देखो ना, OH जिसके साथ कनेक्टेड है वो 2 अलग कार्बन से कनेक्टेड है, तो सिंस द कार्बन इज 2 डिग्री, whether it is hydrogen or OH connected to carbon will become 2 डिग्री। खत्म, ठीक है? ये भी आप कॉपी कर लेना। ये इस तरह से कुछ पूछ लेगा कभी, मान लीजिए अभी कोचिंग क्लासेस में आजकल पेपर्स चलते हैं हर जगह, आपको कहीं से पेपर आ गया इस लेवल पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। सो आपको ऐसे लिखना है कि व्हाटएवर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड टू द कार्बन दैट विल डिसाइड द डिग्री। 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, वन इज हैलाइड, वन इज अल्कोहल। चलिए, शुड आई रिमूव दिस? अगर 2 जगह ऐसा OH होगा तो वो पूछेगा अलग अलग टाइप के OH का डिग्री, समझे? फिर नंबरिंग कर देगा 1 2 3, बोलेगा कि सेकेंड OH का डिग्री बता दो, थर्ड OH का डिग्री बता दो, ठीक है? अगर पूरे कंपाउंड में एक ही OH है तो होल अल्कोहल विल बिकम सेकेंड डिग्री। हैलाइड मतलब जिसपे हैलोजन लगा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच हैज हैलोजन। तो सर अगर जैसे अल्कोहल पे कार्बन लगा हुआ है, अगर वो कार्बन 3 डिग्री है तो अल्कोहल 3 डिग्री हो जाएगा, राइट? आई डिडंट गेट यू। अल्कोहल है तो जैसे जो आपने ये CH लिया हुआ है वो अभी तो 2 डिग्री है, मान लो जो आपने कार्बन लिया है वो 3 डिग्री है, तो वो अल्कोहल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला ना, ये लो, ये 3 डिग्री हो गया अल्कोहल। थैंक यू। ठीक है, इस तरह से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम लोग। चल, अब आगे आते हैं फर्दर नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस,
you select any compound, organic compounds की मैं बात कर रहा हूँ, especially जो derivatives है hydrocarbons के, like if I write ethanol, this is ethanol. If I write acetaldehyde, this is acetaldehyde. If I write like acetic acid, you select any organic compound, any derivative of hydrocarbon, you will find that compound is made up of two parts. और इसको जानबूझकर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। एवरी टाइम हमने दो पार्ट्स, आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीन पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया? आप ऐसा भी तो बोल सकते थे, एक HO है और फिर ये बड़ा सा ग्रुप, या फिर एक मिथाइल, एक CH2, एक OH, ऐसा। व्हाई ओनली टू पार्ट्स? तो उसका अपना रीजन है कि व्हेनेवर वी से वी हैव टू स्टडी कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड को यू वांट टू स्टडी, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कंपाउंड मींस यू वांट टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, और प्रॉपर्टीज में आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम डिवाइड करते दो पार्ट्स में हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जो आपका पहला पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल पार्ट या रेडिकल पार्ट। रेडिकल ग्रुप भी इसको बोलते हैं, या रेडिकल पार्ट या रेजिडुअल ग्रुप बोल देते हैं। एंड सेकेंड इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, most of the physical properties of the organic compound are determined by radical part, and most of the chemical properties are determined by this functional group. That is why we divide all organic compounds into two parts. ये अपना radical है और ये functional group है। Radical group, functional group, radical group, functional group, radical group, functional group. जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, तो ऐसा बोलते हैं कि ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये जनरली जो है पहले पार्ट पे डिपेंड करती है, रेडिकल पार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, तो वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में उसका कन्वर्जन, तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली। तो एक छोटा सा नोट लिखो, फिर आप जो भी कॉपी करना चाहे बाद में कर लेना। यू राइट अ स्मॉल नोट। Every organic compound is made up of two parts. Every organic compound is made up of two parts. Number one, radical group. Number two, functional group. Functional group. Now further you write, most of the physical properties of the compound, are determined by radical group. Most of the physical properties of the compound, boiling point, melting point, solubility, are determined by radical group. और फर्दर लिख सकते हैं, most of the chemical properties of the compound are determined by functional group. आप चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं हाउ, व्हाई। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा अपने साथ लिखना चाहिए। आपके नोट्स आपसे बात करने चाहिए, मतलब अगर आप रिवीजन करेंगे 6 मंथ्स के बाद, तो आपको वो नोट्स खुद ही बता दे कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा है क्या। तो अभी सिंस यू हैव नॉट कंप्लीटेड द केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट, तो इसीलिए यहाँ लिख देना डिस्कशन लेटर ऑन। अगर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें तो गुड, नहीं तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं कि व्हाई हैव यू
डिवाइडेड दिस, या जो आपने अभी नोट करके लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिटरमाइंड बाय रेडिकल ग्रुप, वो कैसे करते हैं, तो वो डिस्कशन हम लेटर ऑन, आप उसको करके लिख लो कि डिस्कशन लेटर ऑन। Yes, of course. Homologous series is related to radical group. एक CH2 बढ़ता चला जाता है। ये 19 में मेरे ख्याल सबको बताया गया होगा। 14 का जो 14 कह रहा हूँ मैं, CH2 है ना, हाँ, तो 14 का वो डिफरेंस आता रहता है मॉलिक्यूलर मास। सबने कॉपी कर लिया, इसको रिमूव कर दें अभी। हाउ एंड वाई वो जरूर लिख लेना डिस्कशन लेटर ऑन करके कि भाई ये जो आप मोस्ट, इसमें ये भी पूछ सकते हैं मोस्ट क्यों लिखा, ऑल क्यों नहीं लिखा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी परहैप्स आपने वैंडरवल फोर्सेस नहीं किए, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस नहीं किए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सब जब हो जाएगा तब हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब आप लिख लो बॉन्ड ब्रेकिंग, कन्वर्जन ऑफ वन कंपाउंड इनटू अनदर। यस, केमिकल बॉन्डिंग इज अ चैप्टर। सर यस, आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं? लेफ्ट साइड में फिजिकल लिखा है मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। ओके सर, थैंक यू। चलिए इसको हटा दें। ओके, अब आते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर पे। नाइन टेंथ से ही नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है। वन इज ट्रिवियल नेमिंग, राइट? ट्रिवियल नेम्स मींस कॉमन नेम्स, और ये इतना बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, सो यू नो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसीलिए ट्रिवियल नेम्स तो अपने लिए उतना वो नहीं है। हाँ, देयर आर फ्यू कंपाउंड जिन जो बहुत फेमस है, जिनके कॉमन नेम्स, उनको याद रखना पड़ेगा, एंड टाइम टू टाइम आई विल गिव यू दोज नेम्स। अभी के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे ये सब क्या सोर्स पे डिपेंड करता है कि भाई सोर्स क्या था, हिस्ट्री क्या है, किसने डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे कॉमन नेम्स कई बार आ जाते हैं। वी ऑल आर अवेयर ऑफ कंपाउंड एसिटिक एसिड, है ना, सब लोग जानते हैं एसिटिक एसिड को, बड़ा फेमस कंपाउंड है CH3COH, एंड वी ऑल नो कि इसका जो ये चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है विनेगर का, इफ यू से एसिटम, तो एसिटम का मतलब ही है विनेगर, तो उसी के बेसिस पे ये लिखा गया है। एंड वी आर अवेयर ऑफ फॉर्मिक एसिड आल्सो, ये सब आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है ना। HCOH, रेड एंट सब जानते हैं, तो फॉर्मिकस होता है, उसका मीनिंग रेड एंट है। तो ये कॉमन नेम बस इसी तरह से लिखे जाते हैं। और उसके बाद पिक्चर में अपने आता है IUPAC। सो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, यहाँ एक छोटा सा नोट आप लिख सकते हो, आई कैन गिव यू नोट, लिखिएगा, वो सब आएगा बेटा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब तो हर किसी को आता है, बट आई विल गिव यू जो कई सारे मैंने बहुत सारे नेम्स अभी आपको दिए भी है, जैसे पायरिडीन दिया हुआ है, फिनॉल, ये सब तो बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जो टाइम टू टाइम आई विल गिव यू, बट अभी के लिए बिकॉज नॉमेनक्लेचर के उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, तो उसका डिस्कस, बिकॉज उसमें रूल्स है, तो उस वो रूल्स के बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है। नोट लिखिएगा पहले ट्रिवियल नेम्स के लिए, लिखिएगा common name is based on source or history of the compound. Source or history of the compound. मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दिया आपको। मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, मिथेनॉल IUPAC, वो सब आएगा बेटा। देखो IUPAC इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, इसके लिए नोट देखिए, पहले IUPAC नहीं था, पहले आया था IUC,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। बाद में उसको चेंज किया गया और बोला गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं। सो डू नॉट यूज एनी ओल्ड बुक, डू नॉट यूज एनी ओल्ड नोट्स। वो टाइम टू टाइम चेंज हुए। मैं आपको रिसेंट जो है वो सब दूंगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस तुम्हें पुरानी वाली स्टाइल में मिल सकते हैं जिनमें ऑप्शंस पुराने वाले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, करेक्ट नाम कर देना और इग्नोर कर देना। ये नहीं कि उसको सही मान लो। पता चला कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि 92 में आया और रूल चेंज हो गया 94 में, तो और 92 का हो सकता है IIT JEE के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस में तुम्हारा असली नाम मिले ही नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना। करेक्ट नेम आप लिख सकते हैं, बट ये नहीं सोच लेना कि अरे जेई का क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। तो जेई का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, रूल्स बदल गए, ऐसा सोच के आप उसको इग्नोर कर देना। लिखिएगा, टू रेशनलाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, टू रेशनलाइज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, to rationalize the system of nomenclature, a system called IUPAC came into existence. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब तो ऐसे ही लिखा दिया मैंने आपको। अब आते मेन चीज पे। शुड आई रिमूव द स्क्रीन? somebody saying previous screen। देख लो भाई फटाफट, प्रीवियस स्क्रीन भी कुछ है नहीं इसमें, मैंने तो सब लिखा दिया। बोलो साहब, जो भी आपने IUPAC में जो नोट बोला वो एक बार रिपीट करेंगे? उसमें कोई वैसी चीज नहीं बोल दी बेटा, खाली ऐसी बोला है कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द नेम्स, दैट इज व्हाई IUPAC केम इनटू एग्जिस्टेंस। बस इतना लिख लो। ओके सर। गाइस अब आते हैं मेन उस पे। फ्यूचर में मान लीजिए कि बोलो। सो आपने जैसे बोला कि पुराने मेथड से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको इग्नोर करें। तो मतलब वो जेई में ऐसा आ सकता है क्या पुराने टाइप का? नहीं नहीं, जेई में अगर पूछेगा तो तुम्हें नए वाले स्टाइल से लिखना है। रूल मान लीजिए पुराने ऑप्शन में रूल ना से हो। कोई दूसरा नाम आता है और नए रूल से कोई दूसरा नाम आता है, तो नए वाले रूल को हम मानेंगे। ओके सर। ठीक है, चल अभी यू कभी कमेंट सिलेक्ट। पूछे जाते हैं क्या जेई में? कॉमन नेम्स आते हैं ना, वो ऐसे पूछ सकता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन। Until unless you know what is acetone, how will you write IUPAC name? So it is important you relate the common name with the structure. तो जो important common names है I will give you. ठीक है? अरे कौन पूछ रहा है what is the difference between C2H5OH and CH3CH2OH? No difference. वो खाली ओपन करके लिख दिया। ये तो तुम ये ऐसी बच्चों वाली बातें करने लग रहे हो। तुमने फोटो एक खिंचाई जिसमें तुम्हारे हाथ ऐसे हैं और एक फोटो तुमने ऐसी खिंचाई बॉडी बिल्डर टाइप की, तो बताओ इसमें अब इसमें क्या कोई आदमी बदल जाएगा क्या? अगर इसका नाम चिंटू है तो इसका भी नाम चिंटू ही होगा। तो वो C2H5OH is also ethyl alcohol, CH3CH2OH is also ethyl alcohol। तो अभी वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, लेट मी कंप्लीट फ्यू थिंग्स, फिर अपने आप तुम चीजें प्रेडिक्ट कर लो। चलो गाइस, यू सिलेक्ट। Can you please repeat the note? What did you say? Can you please repeat the note of IUPAC names? बेटा कोई इसको नोट बता दो, ग्रुप में भेज दो। अब आते हैं सीधे IUPAC नेम पर। गाइस यू सिलेक्ट एनी IUPAC नेम, या फ्यूचर में या कोई क्वेश्चन भी आप उठा लो, उसका कोई भी कंपाउंड ले लो, यू सिलेक्ट एनी IUPAC नेम, यू विल फाइंड 4 थिंग्स ओवर देयर। एक जिसको बोलते हैं लोकेंट। लोकेंट
लोकेंट टेल्स यू अबाउट द पोजीशन, किसकी पोजीशन बताता है? तो एक चीज होती है उसमें प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो मेन के अलावा जो बच गया उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रीफिक्स बोलते हैं। तो मेन क्या होता है? मेन होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप, तो उस पे अभी आते हैं। लोकेंट होगा, प्रीफिक्स होगा और एक होगा उसको बोलते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड को हम लोग पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट चेन भी बोलते हैं। पेरेंट चेन, पीसी, पेरेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जैसे कंपाउंड में कोई अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको इंडिकेट करेगा ये प्राइमरी सफिक्स, राइट। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं YNE, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अभी सब मैं आपको बताऊंगा, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट, कि अगर कोई IUPAC नेम दिया हुआ है तो उसमें ये पार्ट, ये चीजें होनी चाहिए, तभी आप उसको IUPAC नेम बोलोगे। एंड देन यू हैव सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ये है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अभी मैं लिखा दूंगा सबके लिए नोट, बट what I am telling you, IUPAC name is made up of these parts: locant, prefix, root word, primary suffix, and secondary suffix. For example, if I write CH3, CH, Cl, CH2, CH double bond CH, COOH, तो ये जो कंपाउंड सामने दिख रहा है ना, इस कंपाउंड का नाम मैं लिख देता हूं। भले ही आपको ये आता हो, बट आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से ऊपर तक लेकर जाना है। तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि हम हवा में रह गए, हमें एकदम अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और फिर हाइट बढ़ानी है। तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो है 5-क्लोरो, 5-क्लोरो हेक्स 2-इन-1 ओइक एसिड। तो इसमें ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, इसको लोकेंट बोलते हैं। क्लोरो यहाँ पर प्रीफिक्स है। ये जो हेक्स दिख रहा है ना, ये रूट वर्ड है, या इसको आप पेरेंट चेन बोल सकते हो, पीसी बोल सकते हो। ये लोकेंट अगेन लोकेशन को बता रहा है। किसकी लोकेशन? इन की लोकेशन। इन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। तो ये आपके लिए प्राइमरी सफिक्स हो गया। फिर से ये लोकेंट आया, और ये जो ओइक एसिड है ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ हर एक के लिए छोटा छोटा नोट लिख लो इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए, फिर इसका डिटेल डिस्कशन। सबके लिए नोट लिखेंगे हम लोग, ये आप केवल कॉपी कर लो पहले, और फिर सबके लिए नोट इंट्रोडक्शन वाला। सर इधर वन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मतलब कंपलसरी नहीं है ना? वो अभी मैं बताऊंगा। मैंने बोला है कि जिनको आता है वो थोड़ा पेशेंस रखें। यस। कैन एक्सप्लेन लाइक नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अभी मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं बेटा, मैंने केवल इंट्रोडक्शन किया। मतलब इट्स लाइक कि छोटे बच्चे को मम्मा बता रही है कि देखो बेटा, ह्यूमन मतलब होता है 2 हैंड्स 1 हेड, इस तरह करके आपको वो केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी डिटेलिंग आएगी ना कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कैसे स्टार्ट होता है, एवरीथिंग।
So I'm assuming that किसी को कुछ नहीं आता. सर Yes. सर इट्स कंपलसरी कि सेकेंडरी सफिक्स भी हो. नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है. ये डेरिवेटिव है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी तो स्टार्टिंग में क्या लिखा था? इट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स व्हाट? हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. So I am considering the most, जो difficult situation हो जिसमें सब कुछ आ रहा हो, लोकेंट भी, प्रीफिक्स भी, रूट वर्ड भी, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी. कई बार ऐसा होगा कुछ चीजें मिसिंग होंगी, तो वो वाले कंपाउंड्स अभी अगर मान लो मिसिंग वाला पहले ले लूं तो वो फिर अच्छा नहीं है ना, हमें जनरल वाला लेना है. ओके सर. Have you copied this? Should I give the note for look at? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Locant के नीचे लिखिएगा. It tells us about the position of the prefix, primary suffix and secondary suffix. It tells us about the position. It tells us about the position of prefix, primary suffix and secondary suffix. तो नाम से ही पता चलता है. लोकेंट है, लोकेशन बताएगा, पोजीशन बताएगा, तो अलग अलग चीजों की पोजीशन बताता है. अब प्रीफिक्स क्या है वो लिखो. प्रीफिक्स रिपीट. अभी मैंने बताया नहीं प्रीफिक्स का नोट. नो सर, लोकेंट. चल लिख. लोकेंट के लिए लिखे. It tells us about the position of prefix, primary suffix and secondary suffix. Guys, now you write prefix. Prefix. It can be a side chain or a substituent. It can be a side chain or a substituent. I'm going to discuss all these things in detail, but abhi just for introduction purpose you write this. अब लिखिएगा पेरेंट कंपाउंड यानी रूट वर्ड, उसका नोट लिखिए. So can you please repeat the prefix note? प्रीफिक्स नोट में मैंने बोला है इट कैन बी अ साइड चेन, SIDE, साइड चेन और अ सब्स्टिट्यूएंट. Okay, sir. सर रूट वर्ड पेरेंट चेन होता है कि पेरेंट कंपाउंड होता है? रूट वर्ड को पेरेंट चेन भी बोलते हैं, पेरेंट कंपाउंड भी बोलते हैं. ठीक है, लिखिएगा. इसमें लिखिएगा इट डिपेंड्स ऑन, आई एम गिविंग द नोट फॉर रूट वर्ड. इट डिपेंड्स ऑन total number of carbon atoms in the main chain. It depends on total number of carbon atoms in the main chain. Like if you recall 9th 10th में आप सबने पढ़ा हुआ है मेथ 1 कार्बन के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगा. ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन, जो आपने 9 10 तक पढ़ा होगा उतना मैंने लिख दिया. यस आई नो यू आर अवेयर. वेरी गुड. मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ये रूट वर्ड के लिए मैंने बोला. अब आइए प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स somebody is saying, sir, can you repeat prefix and primary parent chain? Prefix के लिए मैंने बोला था it can be a side chain or a substituent. और root word के लिए मैंने बोला हुआ है it depends on total number of carbon atoms in the main chain. चलिए quickly you write primary suffix. It is used to show
saturation or unsaturation. It is used to show saturation or unsaturation in the parent chain. It is used to show saturation or unsaturation in the parent chain. And I have already given you this. If there is no double or triple bond in the parent chain, we use A and E. If there is a double bond, we use E and E. If there is a triple bond, we use Y and E. This must be in parent chain, main chain. तभी इसका यूज करेंगे, वरना हमें कोई मतलब नहीं. Yes, double and triple bond मतलब unsaturated. Now secondary suffix के लिए लिखिएगा. Second suffix. It indicates principal functional group of the compound. It indicates principal functional group of the compound. Guys, जिन भी बच्चों ने जो प्रिंसिपल है उसका स्पेलिंग PLE लिखा है, वो अपने आप को थप्पड़ मार ले. तो प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर मेन, चीफ. जिसने पल लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, PLE वाला वो थप्पड़ मार ले. बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा. अभी यहाँ क्लासरूम होता तो पड़ोसी से चेक करवा लेता, अब यहाँ तो आप खुद ही चेक कर लो. सर एक बार डेफिनेशन बोल दीजिए वापस प्लीज. It indicates principal functional group, main functional group of the compound. Principal functional group of the compound. चल सबने, अच्छा इसमें एक छोटा सा नोट और डाल सकते हैं, ऑल्दो ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे. इसका लिखिएगा, ये जो ई है ना, ये सब में देखो ई लास्ट में आ रहा है ना प्राइमरी सफिक्स में. दिस ई विल बी रिमूव्ड इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद A, E, I, O, U, vowel and Y. स्टेटमेंट बोल सकते हो. स्टेटमेंट मैंने बोला है E of primary suffix will be removed. देखो मैंने अपने इस कंपाउंड जो मैंने नाम लिखा है ना, वो उसमें देखो E मिसिंग है. तो वो इसीलिए मिसिंग है बिकॉज ओइक एसिड स्टार्ट्स विद O. सो व्हेनेवर इसको ऐसे लिखे, E of primary suffix will be removed. E of primary suffix will be removed if secondary suffix starts with A, E, I, O, U, Y. सर वो साथ साथ दो वोवेल हो जाएंगे. हाँ, वो 5 वाला जो वोवेल है और एक Y एक्स्ट्रा है. सर बेसिक इंग्लिश हो जाएगा ना एरर. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, somebody is asking something. Please ask. I have a doubt. बोलिए. सर अगर कोई कार्बन चेन में लाइक एक कार्बन 12 हो, दूसरा कार्बन 14 ऐसे कोई कार्बन चेन हो, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या नाम में? एक कार्बन 12 और एक ही कंपाउंड के अंदर. यस. बेटा सुनाई नहीं दिया. Are you saying same compound is having two rings, two chains? यस सर, मतलब एक ही चेन में. मैंने अभी उसका रूल लिखाया नहीं बेटा. उसमें एक कोई पेरेंट चेन होगी, इसलिए तो नाम आ रहा है ना पेरेंट चेन, मेन चेन. उसके अलावा सब कुछ साइड चेन्स हो जाता है. ओके सर. Somebody is asking कि somebody saying he is asking isotopes forming bonds.
यस सर। सर एक अभी ही मैंने चेन कोई में अगर रूल्स नहीं लिखा है बेटा, डू नॉट आस्क एनी कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैंने रूल्स कहाँ बताया है, ये मैंने तो केवल इतना इंट्रोड्यूस किया है कि उसमें लोकेंट होता है, प्रीफिक्स होता है, अभी सब आएगा धीरे धीरे। जब भी वो आएगा तो तब आप डाउट्स पूछ लेना उसका। अभी मैंने ना ही आपको नंबरिंग सिखाई है, ना ही आपको चेंज, आपको एकदम अच्छे से करनी है। हमें हवा हवा में बातें नहीं करनी है। चलिए अब आते हैं वापस इस पे। और बिकॉज लोकेंट तो कोई मतलब नहीं, इट जस्ट नंबर फॉर लोकेशन। तो अपने लिए जो स्टडी करना है वो प्रीफिक्स से स्टार्ट करना है। सो यू ऑल राइट द हेडिंग एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में इट्स लाइक कि अगर मैं आपसे एल्केन फॉर्मूला बोलूंगा तो यू विल राइट CnH2n+2, ये एल्केन है। जनरल मैनर में हम इसको RH लिखते हैं, बिकॉज नॉर्मली by removing this H you and you replace this H with any group, तो ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ दैट एल्केन। RCOH हो गया, ROH हो गया। तो इसीलिए जो R है ना, इसको हम लोगों ने वहां रेडिकल बोला हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट, रेडिकल। इसलिए यहाँ पर भी हमने R लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे केवल सिर्फ इस R का फॉर्मूला पूछ लूंगा तो क्या होगा? सो द फॉर्मूला ऑफ R विल बी CnH2n+1 and one valency will be unsatisfied. One valency will be unsatisfied. इसको हम बोलते हैं एल्काइल। एल्काइल, तो एल्काइल के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। लाइक इफ आई राइट CH3, इट विल बी कॉल्ड मिथाइल, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं Me। तो आप जैसे ये तो आप लिखेंगे MEOH, तो दैट इज मिथाइल एल्कोहल। आई कैन राइट C2H5, आप C2H5 को ओपन करके भी लिख सकते हो, जैसे एक बच्चा कंफ्यूज हो गया था। सो आई कैन राइट दिस एज CH3CH2। वन वैलेंसी इज अनसेटिस्फाइड, राइट। इसका मतलब इट्स लाइक कि तुम अपना हाथ ऐसे ओपन करके जा रहे हो कि भाई कोई भी आओ दोस्ती कर लो मेरे से। OH ने दोस्ती की तो तुम एल्कोहल बन गए, COH ने दोस्ती की तो तुमने कहा तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। ठीक है, सो हमें कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपली R को हमने डिफाइन किया है यहाँ पर। मिथाइल हो गया, C2H5 we call as ethyl. In short, we write this as ET. Right. So many times you'll find ETOH. So what is ETOH? Ethyl alcohol. And similarly C3H7, इस तरह से भी लिखोगे। ये प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइल, इसको PR बोलते हैं शॉर्ट में, इस तरह से। लेकिन मेनी टाइम्स व्हाट विल हैपन, ये तो मैंने बहुत सिंपल लिखा है। इंपॉर्टेंस या जो प्रीफिक्स है, जो डिफिकल्टी जिसपे बढ़ जाएगी वो है कॉम्प्लेक्स एल्काइन। सर मिथाइल कॉम्प्लेक्स के बाद उसका क्या मतलब हुआ? मिथाइल और फिर एमी के बाद डैश? एमी के बाद डैश लगा हुआ है बेटा, डैश का मतलब अनसेटिस्फाइड वैलेंसी। तो ये शॉर्ट में आपने उसको लिखा है केवल, और कुछ नहीं। गाइस एक बार आप इसको कॉपी कर लो, और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। ये तो सिंपल वाला है, जो आप सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+1 में आप n का वैल्यू 1 डाल दो तो मिथाइल 2 डाल दिया, इथाइल 3 डाल दिया, प्रोपाइल। व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव ब्रांच में ब्रांच, ऐसा सिचुएशन कि एक साइड चेन, जो ये एल्काइल ग्रुप है, दिस इज अ साइड चेन एक्चुअली, राइट। मेन चेन नहीं है ये। अपनी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिख रहे हैं उसमें प्रीफिक्स वर्ड डाल दिया, दैट मींस इट इज नॉट द मेन चेन। तो जो साइड चेन है, साइड चेन में भी साइड चेन्स हो सकती हैं। इन दैट केस द एल्काइल बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स एल्काइल, एंड उसका नाम आप सिंपल तरीके से नहीं बोल पाओगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो उसके लिए स्पेशल वे है, देयर इज अ रूल, वो हम लिखेंगे। फर्स्ट यू कॉपी दिस पार्ट। किसी को कोई डाउट है, देन यूज योर माइक।
If anybody is having any doubt, use your mic. And if you have copied this part, then you write subheading. Yes, बोले. सर आपने मी के बाद वो एक लाइन मारी, वो आप बता सकते हो क्या? उसका मतलब है अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। मतलब ऐसा कोई चेंज आ रहा है, उसके साथ एमयू जुड़ा हुआ है, ऐसा। ये तो जो ओपन डंडा दिख रहा है, ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है। वो बॉन्ड है, किसी के साथ जुड़ेगा। ओके सर। सर आपने वो अल्काइल लिखा है प्रीफिक्स नीचे। पार्ट एक एक करके बोलो। यस बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर आपने वो CnH2n+1 के नीचे अल्काइल लिखा है ना, KYL। हाँ, KYL। लेक्चर ओवर होगा तो 8:45 को। Have you copied this? Yes sir. सर आपने कॉम्प्लेक्स अल्काइल के लिए कोई नोट नहीं लिखवाया ना? नहीं, अभी नहीं लिखा है। अभी आई विल एक्सप्लेन यू। जस्ट राइट दिस सब हेडिंग, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप, ऐसा करके लिखो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। एटलीस्ट रूल आपको बता देता हूँ, फिर डिटेल एग्जांपल्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज 5 मिनट्स ही बाकी है। तो फटाफट आप उसको देख लो एक बार, है ना, फिर उसका फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। सर सब हेडिंग क्या है? क्या बोला बेटा आपने? सब हेडिंग क्या डालना? ये क्या पूछ रहा है एनीबडी? अरे हेडिंग है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्काइल। हाँ, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब हेडिंग है वो। गाइस, कंसीडर दिस एज योर पेरेंट चेन। ये कोई पेरेंट चेन है, हमें नहीं मालूम है कितने कार्बन एटम्स हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट अस से दिस एट 4th कार्बन is connected to a side chain which is complex like this। यहां पर मैंने CH3 लिख दिया, यहां पर मैंने C2H5 लिख दिया, यहां पर मैंने CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH3 लिख दिया। गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना साइड चेन, ये सबसे पहले तो लिख लो कि दिस साइड चेन इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप बिकॉज दिस इज अ ब्रांच एंड ब्रांच हैज ब्रांच फर्दर ब्रांचिंग, दैट इज व्हाई दिस एल्काइल वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स एल्काइल। ठीक है, एक तो ये चीज लिख लेनी है आपको कि दिस एल्काइल इज कॉम्प्लेक्स एल्काइल। अब आते हैं इसका नेम कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। अब ध्यान से सुनना, the carbon which is directly connected to parent chain gets number 1 dash. The carbon which is directly connected to parent chain gets number 1 dash. And from 1 dash, you find the longest chain within this complex alkyl. So if I can go like 1, 2, 3, तो ये इधर जाओगे तो only 3 members, इधर जाओगे तो 5 members, सीधे आओगे तो 6 मेंबर्स मिल जाएंगे। तो ये 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। आप 1, 2, 3 भी कर सकते हो, बट 1, 2, 3 ऑलरेडी पेरेंट चेन में दिया गया होगा। सो फॉर आवर कन्वीनियंस वी राइट 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ऐसा करके आप लिख सकते हो। और इसका मतलब इसका जो मेन चेन हो जाएगा, साइड चेन का जो मेन हो जाएगा, वो 6 कार्बन एटम्स का है, इसलिए नेम तो सिंपली हेक्साइल होगा। द नेम विल बी हेक्साइल बिकॉज वी फाइंड 6 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एल्काइल। फिर इसके बाद इसमें साइड चेन्स क्या है? मिथाइल है, साइड चेन का साइड चेन देखो, मिथाइल है और इथाइल है। मिथाइल किस पोजीशन पे? 2 डैश पे। इथाइल किस पोजीशन पे? 3 डैश पे। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? 3 डैश इथाइल आएगा या फिर 2 डैश मिथाइल आएगा? तो आंसर है इसका इथाइल आएगा। सो इसका हेक्साइल इज द मेन नेम, तो उसके जस्ट पहले लिख दो आप, व्हाट विल यू राइट? 3 डैश इथाइल 2 डैश एंड 2 डैश मिथाइल, ये। और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो।
whenever you write the name of complex alkyl, you have to write within the bracket. और ब्रैकेट के बाहर वो नंबर जिसके साथ वो पीसी से कनेक्टेड है, पेरेंट चेन से कनेक्टेड है. ये है स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स एल्काइल. ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो और एक छोटा सा नोट लिख लो, फिर आप इसके बाद ब्रेक ले सकते हो. बोलो सर, डैश डालना जरूरी है क्या? 3 डैश है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है. अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कंफ्यूज ना हो जाए. हो सकता है कि असली पेरेंट चेन में भी सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगाओ, सो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे. इट इज बेटर कि वो आप डैश लगा दो. अगर नहीं भी लगाते हो दैट इज कंसिडर्ड करेक्ट, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर रहता है. ओके, लिखिएगा, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पीसी, द कार्बन एटम which is directly connected to PC gets number 1 dash. Then from 1 dash, within the alkyl we select. Then from 1 dash, within the alkyl, we select the longest chain. Can you please repeat the whole thing from the beginning? Let me complete first. Yes. Then we select the longest chain. Total number of carbon atoms present in this longest chain decides the name of this complex alkyl. Decides the name of this complex alkyl. Like in this example, hexyl. ऐसा करके लिख सकते हो. I am repeating this. The carbon atom which is directly connected to PC gets number 1 dash. From 1 dash, within the alkyl, from 1 dash, within the alkyl, we select the longest chain. Straight chain. Longest straight chain go. Total number of carbon atoms present in this longest chain, straight chain, side वाला उसका कुछ नहीं लेना है. In the longest chain, decides the name of complex alkyl. For example, hexyl here. अब आप इसको कॉपी कर लो. Somebody is asking ethyl क्यों पहले लिखा? Alphabetically. And हम इसके एग्जांपल्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में खूब अच्छे से करेंगे. So one doubt. If you have any doubts, you ask. Otherwise, you can take. Yes, So please ask. What does that 4 represent? That parent chain that you've marked? Parent chain, because I'm not aware of the parent chain, so I'm just writing here parent. I'm considering that यही parent chain है, कुछ भी हो जाए. हम केवल हमारा फोकस इस साइड चेन पे है जो कॉम्प्लेक्स है. हमें उससे मतलब नहीं कि उसको कैसे डिसाइड किया जाए. No homework. So that somebody is asking homework. So that side chain is attached to the fourth, the fourth hydrocarbon. Carbon of the parent chain. Okay. Fourth carbon of the parent. Fourth I am giving you. Sir, does the longest chain have to be the straight chain? Of straight का मतलब ये नहीं कि ऐसे जाना है बेटा. ये straight का मतलब ऐसा होना. वो curved straight का कोई मतलब नहीं कि सीधे जा रहे. It all about number of carbon atoms. If you are finding number of carbon atoms here more, then then the longest chain will be considered this one. But यहाँ तो 3 carbon atoms ही है ना. अगर जो लास्ट वाला CH3 है वो अगर CH2 के राइट में होता तो भी 6 ही होते ना, जो लास्ट वाला CH3 है. हाँ, अगर ये यहाँ पर CH2 CH3 होता तो ये 5 हो जाते और इधर भी 5 होते. फिर आइडेंटिकल कोई एक ले लो. ओके सर, थैंक यू. सर, यस. तो जो पहला वाला CH3 है, इज दैट 2 methyl? Yes, 2 methyl.
or 2'-methyl. Okay, sir. Thank you. सर Yes. सर हम नेम कैसे कंसीडर करते हैं, एक बार बताएंगे ना प्लीज? तो एक्चुअली वॉइस क्रैक वो नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स करेंगे। और नो सर आपने ये एग्जांपल ठीक है। जो बताया वो इस एग्जांपल में केवल इतना बताया मैंने कि यहाँ 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं इसलिए हेक्साइल आया, और ये 2 सब जो ब्रांचेस हैं उनको उठा करके पहले लिखना होता है, इथाइल और मिथाइल। इथाइल 3rd पोजीशन, मिथाइल 2nd पोजीशन। ओके If no doubts you can leave, don't worry. Sir, is there Yes. a dash after the name that you've written in the bracket? 4' 3' इथाइल 2' मिथाइल हेक्साइल। और सिर्फ ब्रैकेट बन के और एक डैश है ना उसके बाद? हाँ, ये डैश मतलब हाइफन है, और सर और उसके इधर भी हाइफन आ, ये 3' है। हाँ सर, और एक आगे है सर, हेक्साइल के आगे भी एक लगा है बेटा तुम्हारी वॉइस आ नहीं रही। सर। सर हेक्साइल वो के बोल रहा है कि आगे हेक्साइल के आगे भी लगता है डैश। अभी तुम लोग रहने दो, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तुम लोग जबरदस्ती पूछ रहे हो। सर चलो हेलो बाय। सर, हेलो सर, हेलो हाँ बोलो सर। मीन्स बेटा। for 2' means there was 7 chains of carbon, means that 2'7 कहाँ हो गया बेटा? no sir, means 2' the slanting line was means it had more carbon atoms, so would we consider that for No, your chain should start from 1' only. okay sir, and if means if 1' had that more number of carbon atoms, then we would have considered that, right? 1'. Sir, clear sir. We'll discuss next time, but I will give you so Yeah, many sir. examples. Don't worry, you are getting confused with one example. इसको कॉपी कर लो, enjoy, good night, ठीक है? Okay, clear.